ठीक है बेटा, जो कोहेजन ऑफ वाटर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल है यही वाइडली एक्सेप्टेड है, और ये थ्योरी है जिसने सारे आंसर दिए कि मतलब हाइट ऑफ प्लांट कुछ भी हो वहां तक टिप तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल। अब इसके एजम्पशंस है कि यहाँ पे ये कुछ चीजों पे बेस्ड है। क्लियर बेटा? उसमें पहला है कोहेजन प्रॉपर्टी, वाटर के वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस है दैट इज कोहेजन। कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम, मतलब वहां पे एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक सरफेस टेंशन होगा बेटा, जिसकी वजह से वाटर कॉलम हमेशा कंटिन्यू रहेगा। क्लियर? ब्रेकडाउन होगा तो भी वो उसको वापस से रिकवर कर लेगा, एंड एक लॉन्ग कहें कि गैप ना हो तो वो वापस उसको बना लेता है। लेकिन वाटर कॉलम जस्ट कंटिन्यू होना चाहिए, तभी ये प्रेशर, ये ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म वर्क करेगी। क्लियर? और ये दोनों क्या जनरेट कर रहे हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल में बेसिकली क्या क्या हो गया आपका कि वाटर की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिविंग सेल्स की बात नहीं हो रही है इस थ्योरी में, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एसेंट ऑफ सैप, मतलब रूट के बाद जो स्टेम में यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इधर रूट पे क्या प्रोसेस चला उसकी बात अभी नहीं हो रही। इज इट क्लियर? और ये जो सारी थ्योरी थी ये एसेंट ऑफ सैप के लिए थ्योरी। तो इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है कोहेजन इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन है, एंड जाइलम वेसल के वॉल के और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एडेशन। क्लियर? ये जो एडेसिव फोर्स है इसकी वजह से एक टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा आपके इस सरफेस पे, जैसे ये वाटर का लेवल है तो इस सरफेस पे टेंशन बना रहेगा वॉल की वजह से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वाटर हैज ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Adhesive force work between water molecules and xylem vessels was the two forces ensure that the column of water is not broken or pulled away from xylem vessels wall. Pulled away मतलब यहाँ से दूर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? बीच में से फ्लूमेन में चला जाएगा तो भी वो बन नहीं सकता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाइलम वॉल से लेके ल्यूमेन तक सब कुछ कवर करते हुए वाटर का कॉलम का फॉर्मेशन होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स मीन्स जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है, जस्ट सपोज यहाँ पे 1000 वाटर मॉलिक्यूल है तो इनका पूरा जो कोहेजन है आपस में उसका मैग्नीट्यूड जो होगा प्लस कर दिया जाए। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझो तो मैग्नीट्यूड मतलब सबका सम कर दो। क्लियर? दैट इज 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इतना है, मतलब इसको आप इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, और इतना प्रेशर सफिशिएंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। Continuity of water column, there are so many forces which try to break the water column. अब weight of water column मतलब जिस तरीके का water column water का weight है obviously उसके अगेंस्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो वो जो वेट है वाटर का वो उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। क्लियर? रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन वो जो कर रहा है अगर उस रेजिस्टेंस को वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, मीन्स जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको नहीं मेंटेन कर पाए और उस कॉलम को कोई ब्रेक डाउन कर दे भी अफेक्टेड होगा। क्लियर? ये रेजिस्टेंस होना भी जरूरी है। एयर प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस ये भी कैसे करेगा? कंटिन्यूटी ऑफ वाटर को ब्रेक करेगा। अगर वहां पे जैसे ट्रैकेट है तो ट्रैकेट में तुम इजिली समझ सकते हो कि ट्रैकेट क्योंकि जिगजैग मैनर में होगा, और वेसल्स तो हम ऐसे ले लें ट्रैकेट इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा बॉर्डर पॉइंट, इधर से दूसरा हो सकता है, इधर से हो, तो इसका कोई पैटर्न नहीं। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, तो इसके बीच में जो एयर प्रेजेंट होगी तो वो भी क्या करेगा? उसको एक तरीके से एंड्योर कर, क्लियर, रोकेगा। Magnitude of all these destructive forces is around 50 atmospheric pressure. अब हम इन सबको भी कह दें कि ये सारा प्रेशर वहां पे वर्क कर रहा है, फिर भी हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा वाटर कॉलम है वो टूट क्यों नहीं रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो कोहेसिव फोर्स का प्रेशर है वो 350 है, एंड ये जो आपके डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं
डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस में क्या क्या हो सकते हैं और उनका प्रेशर कितना है। क्लियर। डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस 50 है तो 350 माइनस 50 आप करोगे फिर भी बहुत ज्यादा है, 300 है। आप ये डिस्ट्रक्टिव प्रेशर भी जितने उस पर वर्क कर रहे हैं अगर इनको हम मान भी लिया जाए कि ये डिस्ट्रक्शन वहां कर रहे हैं और तीनों एक साथ कर रहे हैं तो भी वो इतना कम है कि उससे आपका जो कोहेसिव फोर्स है वो उस पर ओवरकम कर जाएगा एंड वाटर का कॉलम जनरेट हो जाएगा। क्लियर है। Since the force of cohesion is much greater than the stress on water column, stress मतलब जो आपका destruction, clear, जो negative हो रहा है, that is stress on water column, continuity of water column is maintained. The water column in stem is in the form of net or rope. अगर हम कहें कि ये जो water column है ये maintain हो रहा है तो इसको हम, ये तो water है बेटा, ठीक है, ये इस तरीके से कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे सॉल्यूट उसमें मूव कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। तो वाटर का ही और सॉल्यूट का बना हुआ वहां पे आपको एक जाल पूरा दिखेगा जो कि एक दूसरे से, जैसे आप बोलो कि इस बॉटल में एक बॉटल पानी है, हाफ बॉटल पानी है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल आपस में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ठीक है, के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे आपके, अगर आप सैप की बात कर रहे हो तो उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट, मिनरल भी प्रेजेंट, ये सब जो बाइंड बना के रखे हैं वो एक नेटवर्क है। अब उस जाल को आप बढ़ाते जा रहे हो वो जाल बड़ी होती जा रही है, वाटर कॉलम ऊपर की तरफ फुल होता जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ट्रांसपिरेशन पुल अब जो इस थ्योरी से जनरेट हुआ है, ट्रांसपिरेशन पुल दैट इज द मेन इम्पॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप एक्टिव और पैसिव दोनों को भी कंसीडर करोगे तो भी जो मेन मेन इसमें रोल प्ले कर रहा है दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। एज द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीफ सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लीफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लीफ सेल इंक्रीज करेगा तो वो ट्रैवल कराने की कोशिश करेगा वाटर बाहर की तरफ। क्लियर। वो वाटर अब एक लिमिट खत्म हो गई, जो टिप है वहां तक वाटर पहुंच गया जहां वाटर को अब पोर मिल रहे हैं जिनके थ्रू वो बाहर निकल सके। अंदर था कॉलम में तो जो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो कम अफेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे वो सरफेस पे आया, जैसे स्टोमेटा तक पहुंचेगा, अब यहाँ पे लीफ की सेल उसको बाहर की तरफ इवेपोरेट कर देंगे क्योंकि लेंथ खत्म हो गई प्लांट में, हर जगह वहां पे जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट थी वहां वाटर पहुंच गया और उसके बाद जो एक्सेस वाटर है जो कूलिंग के इफेक्ट के लिए चाहिए वो ट्रांसपायर हो। क्लियर। एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ पेन मूव्स इनटू लीफ सेल। अब अगर आप इधर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हो, जस्ट आपको मैं बोलूं फिर से वही बात कि ए सेल है, बी सेल है, सी सेल है, यहाँ जैसे जाइलम ही हम ले लें, ए जाइलम, बी जाइलम, सी जाइलम। क्लियर बेटा। यहाँ पे वाटर एवेपोरेट होता जाएगा तो वाटर इधर से देता जाएगा, ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ट्रेवल कर रहा है, वाटर अपने पोटेंशियल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल गया तो मतलब यहाँ वाटर पोटेंशियल आपका कम हो गया होगा, इधर ज्यादा होगा तो ज्यादा से कम की तरफ बढ़ जाएगा, इधर कम हुआ, इधर से इधर मूव किया तो यहाँ वाटर पोटेंशियल आपका कम हो गया तो फिर इधर से मूव कर जाएगा। क्लियर। तो इसी स्ट्रक्चर में आप लीफ की बात करो तो लीफ स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो कि मिडरिब है, ठीक है, ये लैमिना हो गया आपका पूरा लीफ प्लेट जिसको हम बोले थे मॉर्फोलॉजी में। क्लियर। और इसमें आपका वेन ऐसे फैला हुआ, ठीक है, और इसी में वेस्कुलर बंडल्स आपके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो नियर बाय जो मेसोफिल्स यूज कर रही हैं उसके बाद वो वेन से लेंगी, वेन मिडरिप से लेगा, मिडरिप पेटियोल से लेगा एंड देन पेटियोल शूट से लेगा, शूट में ब्रांच हो सकती है एंड फिर ब्रांच आपका स्टेम से लेगा और ये एक टेंशन क्रिएट होगा। इस तरीके के हजारों हजार लिंक प्रेजेंट है, सभी इस तरीके का टेंशन क्रिएट कर रही है। तो अब मैग्नीट्यूड हो गया, पूरे मैग्नीट्यूड पूरा जो ट्रांसपिरेशन का मैग्नीट्यूड है उससे एक जो टेंशन क्रिएट होगा वो आप इधर लीफ कहीं पे भी लीफ है वो ओवरऑल इस स्टेप में एक पुल को जनरेट करे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब चीज, कई बार हो चुका है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम लीफ वेन मूव्स इनटू लीफ सेल। लीफ सेल की मतलब बात हो रही है, मतलब मेसोफिल, स्टोमेटा, जहां पे भी यूज हो रहा है, क्लियर। जहां कमी होगी वाटर की उधर वाटर अंदर से फिर मूव करेगा। द लीफ वेन इन टर्न ड्रॉ वाटर फ्रॉम जाइलम एंड ऑफ मेन स्टेम।
क्लियर। एक आपका बीच में आप ड्रिप का जाइलम आ गया, देन पेटियोल का जाइलम, देन ब्रांच शूट, जिस तरीके का अरेंजमेंट होगा उस तरीके से स्टेम तक जो कि वाटर को अपर डायरेक्शन में ला रहा है वहां तक ट्रांसपोर्टेशन चलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है। मेसोफिल यूटिलाइज किया, मेसोफिल ने वेन है जो आप रेटिकुलेट स्ट्रक्चर वेनेशन पढ़ाया वो वाली वेन है, यहाँ से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। स्टोमेटा से हमें दिख रहा है वो बाहर की तरफ चल, मतलब ये लिविंग सेल्स यूज कर रही है। एक ये हो गया यूटिलाइजेशन और ये हो गया आपका इवेपोरेशन। यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है और यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, इन दोनों ही प्रोसेस से यहाँ पे एक वाटर की कमी जनरेट होगी, उसको ये फिर से पूरा करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो है मैंने कल एक इमेज दिखाया था, वहां पे इस इमेज में यहाँ पे एक पंप लगा था, ठीक है, क्योंकि वो पंप कर रहा था ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे हमने ऊपर एक रोटेटर लगा लिया, व्हील लगा दिया, जिससे जैसे आप कुएं से पानी निकालते हो उस तरीके से आप पुल कर रहे हो। क्लियर? तो पुल फोर्स एंड पुश फोर्स दोनों एक साथ आपके वर्क। ठीक, अब आप इसको ग्रेडियंट को समझो एक बार फिर से। लीफ है, लीफ में स्टोमेटा है एंड लिविंग सेल्स हैं, यूटिलाइज कर रही है, वाटर इवेपोरेट कर रहा है। एक लीफ उस पे लोड करेगी, बेस पे करेगा, ये स्टेम पे करेगा एंड देन इसी तरीके से पूरी सारी लीफ और रिजल्टेंट प्रेशर यहाँ तक एक फुल प्रेशर आएगा। क्लियर? और ये यहाँ पे वर्क जहाँ पे स्टेम और रूट का मिलना होगा, और इस प्रेशर की वजह से रूट प्रेशर बढ़ेगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट बढ़ता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, रूट है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जाइलम एंड अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट। ये रूट में हो गया, ये लीफ में हो गया एंड दिस इज स्टेम। बीच में जो है वो स्टेम में है और यही आपका क्या है बेटा? एसेंट ऑफ सैप है। और आपको पता है कई बंडल है जाइलम के प्रेजेंट है, तो हर एक जाइलम के बंडल से एसेंट ऑफ सैप बन रही है। इज इट क्लियर? हर एक जाइलम के बंडल से, हर एक जाइलम का जो मेटाजाइलम आप डेवलप जाइलम देख लो, जाइलम मेटाजाइलम, वहां पे जहां पे भी जाइलम वेसल ट्रैकेड होंगे तो कई सारी पानी की ऐसी ट्यूब्स एक साथ ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर? ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो एक मेथड को समझते हैं, उसके बाद जो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हो, थाउजेंड्स ऑफ सेल है, उस पर हम उसी थ्योरी को अप्लाई करें। ठीक, तो हमने समझ में आ गया कि ट्रांसपिरेशन फुल जाइलम की वेसल से जनरेट हो रहा है। अब जितनी जाइलम वेसल्स होंगी वो एक साथ जनरेट कर रही होंगी और जितने सारी लीव्स हैं वो एक साथ ट्रांसपिरेशन कर रही है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर रही है। एंड सेम मीनवाइल की जितनी लिविंग सेल्स है वो भी वाटर को रेडियली डिस्ट्रीब्यूट करके यूज कर रही है एंड इवेपोरेट। इज इट क्लियर? A negative pulling pressure is thus exerted by all the leaves on the xylem of stem. The combined pulling pressure is called transpiration pull. उसका मैग्नीट्यूड कह लो, उसका पूरा टोटल जो हो गया वही है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। और इस तरीके से आपका कई सारा जाइलम वेसल्स पे ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है और उसके वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। इट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू पुल अप द वाटर कॉलम टू ग्रेट हाइट। वाटर पोटेंशियल अराउंड इज -30 बार, मतलब वाटर पोटेंशियल -30 में है और नीचे अगर आपका -20 है, 10 है, ठीक है, 2 है, तो ये माइनस की तरफ ही तो फिल होगा बेटा। जहां कम है उधर जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करेगा, तो मूवमेंट आपका ये कई गुना ऊपर तक हाइट तक जो रूट प्रेशर थ्योरी की लिमिटेशन थी उसको ये डिनाई कर गई और उसके ओवरकम ले लिया इसने, उससे वेटेज has been measured in leaves borne on tree tops, transpiring leaves. Such low water potential is sufficient to create a strong pulling force. और related भी मैंने बता दिया कि जो related nearby A, B, C आप देखोगे वहां से इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से एक ट्रांसपिरेशन की वजह से एक वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट जनरेट होगा एंड वो पूरा जो आप टिप पे देख रहे हो लो वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल, तो रूट की तरफ हाई रहेगा, स्टेम में उसके कंपैरेटिव लो एंड टॉप पे एकदम लो रहेगा। इसका इमेज में डालना भूल गई हूँ थोड़ा एकदम बंद ऐसे मैशेज सब इमेज तो यहाँ दिखेगा नहीं, तो ग्रुप में आज हम एक इमेज डाल देंगे जिससे क्लियर दिख जाएगा।
ठीक है। तो सच लो वाटर पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स, एंड स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स, पुल फोर्स हमेशा क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, और इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन। द वाटर राइजेस इन स्टेम ड्यू टू कोहेजन इन बिटवीन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आपको समराइज किया हुआ है, और कुछ एडिशनल जो एक्सेप्शंस टाइप के होंगे वो पॉइंट यहाँ से आप नोट डाउन करके रखो। कोहेजन इन बिटवीन वाटर, cohesion in between water molecules, continuity of water column, and transpiration pool. Transpiration pool is created by transpiring leaves. ठीक है, जो लीव्स हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। आज देखेंगे हम लोग ट्रांसपिरेशन में भी कि कैसे कैसे कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, बट मेन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लीव्स। तो उनकी वजह से हम कहते हैं कि जनरेट होता है। The presence of tension in water, tensile strain column is confirmed by डेंड्रोग्राफी। ये ध्यान रखना, जो टेंसाइल स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं डेंड्रोग्राफी। अगेन ग्राफ है, तब वहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, आप एक पीक जैसा जनरेट कर पाओगे, जिससे आप मेजर कर सकते हो कि यहाँ पे कितना टेंसाइल स्ट्रेन प्रेजेंट। फ्रिट्ज साइंटिस्ट हैं, आज बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे, तो एक लिस्ट आपकी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनी। Fritz observed that the diameter of the tree increased in period of low transpiration and decreased during high transpiration period. अब ये क्या कह रहे हैं कि आप जब टेंशन लगेगा तो देखो, जैसे सकिंग प्रेशर है, आप स्ट्रॉ को सक करो, और आपको कि स्ट्रॉ, तो आजकल तो अब स्टील के भी स्ट्रॉ आ गए हैं, घर में यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको तो सक करोगे तो उसकी वॉल ऐसे की ऐसे रहेगी, ठीक। लेकिन आप जो प्लास्टिक वाले स्ट्रॉ यूज करते हो, अगर उसमें वैक्यूम आप नहीं, आपके नीचे से लिक्विड आ रहा है, जस्ट करके देखो तो कैसा होगा कि थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, और लिक्विड आ रहा होगा उस केस में भी ऊपर के साइड में थोड़ा सा बेंड करेगा, जो लिक्विड आएगा वो उसमें फिल हो जाएगा। तो इस तरीके का एक टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये तुम्हें सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि स्टेम ऐसे थोड़ी ना हो जाए, स्टेम ऐसे नहीं होगा, वहां पे जितना सेल का वॉल प्रेजेंट है, हर एक जाइलम, जैसे ये जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल है, ठीक है, वो डेड है ऑब्वियसली, लेकिन उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ये क्या कह रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से हो जाए, जिस वजह से कैपिलरी एक्शन और फास्ट हो रहा है। क्लियर? तो जस्ट एक उन्होंने पॉइंट दिया। Observe that the diameter of the tree increased in periods of low transpiration, और यही अगर लो ट्रांसपायरेशन होगा तो ये वाली प्रोसेस हो जाएगी, या डायमीटर बढ़ गया, ये रिलैक्स हो गया तो ऐसा हो जाएगा, जब टेंशन है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप सब कर रहे हो तो आप देखोगे कि वो नैरो हो गया, ठीक है, उसकी वॉल श्रिंक कर गई। आप उसमें फूकोगे अगर उल्टा तो आप देखोगे कि वो फुल जाएगा। इस तरीके से मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। तो अगर ट्रांसपिरेशन फुल है, जो फोर्स लग रहा है, तो वो इस तरीके से शो करेगा, एंड नहीं है, कम है, तो डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है, एंड डिक्रीज ड्यूरिंग हाई ट्रांसपायरेशन पीरियड, और यही हो गया, ठीक है। दिस कंफर्म्स टेंशन ऑन वाटर कॉलम। क्यों हो रहा है ये? उसी वाटर कॉलम पे जो टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है, उसकी वजह से हो। सिलेंडर एंड यूज्ड प्रेशर बॉम्ब टेक्निक टू मेजर द टेंशन इन स्टेम। ये भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रेशर को मेजर करने के लिए टेक्निक यूज कर ली। एज ए रिजल्टेंट हम क्या देख रहे हैं, आप सरफेस टेंशन की बात करो या प्रेशर गॉज लगा के उसको मेंटेन प्रेशर को देखो, तो आपको वहां पे एक डिक्रीज इन सरफेस टेंशन, इंक्रीज इन सरफेस टेंशन, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, इस तरीके के फिनोमेना दिखेंगे, जिसको आप वहां पे इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर करते हो। सेलेंजर मेजर टेंशन इन एज हाई एज -80 बार। अब ये और जो टेंशन को मेजर कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, वो कितना आ गया, 80 बार। जितना निगेटिव होगा उतना तेज वो ट्रांसपोर्ट करा लेगा, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी ऑफ सैप, मतलब जिस वेलोसिटी से सैप मूव कर रहा है, ठीक है, जो सेल सैप, जो आप वाटर का एजेंट ऑफ सैप की बात कर रहे हो, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेल सैप नहीं है ये, ट्रांसपोर्टेशन वाला सैप। द वाटर प्लस मिनरल्स
अब ये सॉल्ट आयन अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं सैप। इन जाइलम रेंजेस बिटवीन 1 to 45 मीटर पर आवर। और हमने एक बार तुम्हें डिफ्यूजन का रेट कैलकुलेट करने के लिए होमवर्क दिया था, किसी का आंसर आया नहीं है पूरे क्लास में से। और एक दिन और होमवर्क दिया था, उसमें कुछ डिफ्यूजन से ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन थे और भी, उसका सिर्फ मनाली को छोड़ के और किसी का आंसर। तो ये होमवर्क मैंने दिया है जिसको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक, मनाली ये वाला तुमने नहीं दिया है, तो ये कैलकुलेट करके उन सबके आंसर करो, ताकि रिवीजन क्लास जब भी होगी सैटरडे होगी तो उसमें हम इस चीज को कवर करा दें। तो ट्रांसपिरेशन जो आपका ये देख रहे हो, अब यहाँ पे वो उस डिफ्यूजन रेट से कई गुना ज्यादा तेज हो रहा है। 1 घंटे में 1 मीटर से 45 मीटर तक ट्रेवल हो गया ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर का। ट्रांसपिरेशन कोहेजन टेंशन थ्योरी ऑपरेट इन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर है ये तो? ट्रांसपिरेशन पुल इन्वॉल्व हुआ है, शूट इन्वॉल्व हुआ है, ऊपर से लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड कुछ और समरी है जो कल पढ़ाया था। स्ट्रासबर्गर का एक्सपेरिमेंट बताया था, वहां पे कौन सा उन्होंने यूज किया था केमिकल, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो जस्ट इसको नोट डाउन कर लेना। पिक्रिक एसिड को यूज करने से सारी लिविंग सेल्स डेड हो गए, एंड फिर भी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है, मतलब वाटर मूव किया। यूज हो या ना हो, वहां कॉलम बना है तो वाटर तो मूव करेगा। क्लियर? आपके घर में आप वाटर यूज नहीं भी करोगे तो भी आपकी टंकी तक जो सप्लाई जा रहा है और जहां आप टैप ओपन करते हो वहां तक एक वाटर का ट्रेवल रहेगा। ठीक है, हमेशा उस पाइप में वाटर रहेगा। ठीक, वही चीज है कि ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करेगा, भले ही कोई लिविंग सेल नहीं है, उसने यूज नहीं किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को मेजर कर लिया कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और वो नॉन लिविंग के ही थ्रू हो रहा है, क्योंकि लिविंग होता तो ये भी पिक्रिक एसिड के कांटेक्ट में आने से डेड हो जाता। ठीक, फिर वाटर एब्जॉर्प्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि रूट प्रेशर पे वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरीके से वर्क करेगा सॉइल मिनरल की कंसंट्रेशन से, तो दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, 1 upon कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल मिनरल्स। सॉइल मिनरल्स हाई होगा मतलब कंसेंट्रेशन हाई है, तो वाटर रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, वाटर प्लांट के अंदर से रूट सेल से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। जितना सॉइल का मिनरल्स डाइल्यूट होगा उतना वाटर हाई होगा, वाटर हाई होगा तो वाटर पोटेंशियल हाई होगा। क्लियर? तो वाटर अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। Upward movement of absorbed water against the gravitational force up to top parts of plant is called as ascent of sap। बार बार इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, हम समराइज करा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं कि फिर से स्लाइड में आया है तो नोट डाउन करो, जहां जो नोट्स है वहीं पे उसको रहने दो। जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट, इसमें भी हमें पता है वेसल एंड ट्रैकेट। एविडेंस फॉर दिस, क्या क्या एविडेंस देखे हमने? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट देखा, जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट था उसी को गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कह रहे थे। मेलपीजी, हार्टेक, स्टीफन हेल्स, इन सब इन्वॉल्व थे, ये थोड़ा एंजाइमेटिक स्टडी किए हुए थे। एक्सपेरिमेंट ऑन बांसम प्लांट, जो इओसिन डाइस से स्टडी देखा हमने। ठीक है, फिर ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट बाय डिक्सन, इसको हम लोगों ने नहीं देखा है, जस्ट यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना कि जाइलम को अगर आप ब्लॉक कर दोगे, ठीक है, कोई वैक्सी मटेरियल मतलब जो इम्परमेबल हो, वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने दो। जैसे हार्ड वुड बनते हुए हम लोग क्या देख रहे थे कि टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो गया था, जाइलम वेसल ब्लॉक हो गए। ठीक है, उस तरीके का टाइलोस का हम फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि कोई वैक्सी मटेरियल से हमने ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक कर दिया तो ऑब्वियसली वाटर वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ये वाटर के लिए परमिएबल सब्सटेंस से आप ब्लॉक करोगे, जैसे सपोज आपने कॉटन बॉल डाली, तो उसके बीच से फिर से कैपिलरी रिएक्शन कर देगा, वाटर तो डिफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए? वैक्सी मटेरियल यूज करके। ठीक, मैकेनिज्म, वेरियस थ्योरीज आर गिवन टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, जिसको हमने देख लिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक बार रिकॉल करना, और ये समराइज है, यहीं से क्वेश्चंस पुट होते हैं सर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फिनोमेना आज देखना है, अच्छे खासे 100 स्लाइड में देखना है, तो एकदम पेशेंस रखो और पढ़ो इसको। ठीक, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का फिनोमेना क्या कह रहा है कि इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द शूट सिस्टम। ठीक, अभी हमने लीक नहीं बोला, शूट सिस्टम मतलब जहां से भी वाटर का इवोपरेशन हो रहा है उन सबको आप कलेक्टिवली क्या कह दोगे?
transpiration, or that is the loss of water. Clear? Loss of water from the aerial part of the plant in the form of vapors. और ये loss of water किस फॉर्म में होना चाहिए? वेपर के फॉर्म में. अब लॉस ऑफ वाटर आपका गटेशन में भी हो रहा था, याद है? जो ब्लीडिंग हो रही है वहां पे भी लॉस ऑफ वाटर है, लेकिन दैट इज द एक्सपेरिमेंटल. गटेशन नेचुरल प्रोसेस है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में हो. तो दोनों में कंपैरिजन पूछ लेता है. लिक्विड फॉर्म में जो वाटर का लॉस हो रहा है दैट इज गटेशन. ठीक. एंड जब आपका वेपराइज फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है, अब आपको पता होगा, आपने कोहेसिव एडेसिव प्रॉपर्टी अगर पढ़ ली, सर पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में मुझे सुनाई दे रहा था, सरफेस टेंशन की भी बात कर रहे थे, तो उसको ध्यान से सुने होंगे. वहां सर ने बताया होगा कि कोहेसिव प्रॉपर्टी लिक्विड लिक्विड की कितनी होती है एंड वेपर कंडीशन में कम हो जाती है. ठीक है. तो अगर हम वाटर की कोहेसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो गैसियस कंडीशन में कम हो जाएगी एंड लिक्विड कंडीशन में हाई रहेगी. क्लियर है? तो वो वाटर अब वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होगा, तो अपने अपने अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज होगा. अब एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करें. क्लियर है? टेक द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर. सिर्फ लॉस ऑफ वाटर बोलने से आपका कंप्लीट नहीं होगी डेफिनेशन. वेपर फॉर्म में जो लॉस हो रहा है दैट इज ट्रांसपायरेशन. अब इसको बोलते हैं, कर्टिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बोला दैट इज द नेसेसरी एविल. एविल मतलब क्या होता है? एविल डेविल क्या होता है? राक्षस होता है. ठीक है. मतलब गलत है, बुराई है, कुछ गलत चीजें हो रही है लेकिन वो जरूरी है, उसका होना बहुत जरूरी. मतलब वाटर का लॉस हो रहा है. ठीक. वाटर को लॉस कर रही है, लीफ इतना एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है, बहुत सारे काम का लोड बढ़ गया और उसका होना बहुत जरूरी है जस्ट बिकॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट. ठीक है. तो हमें देखना है कि इसको एक ऐसा क्यों बोला गया कि वाटर जितना आपके सरफेस में सॉइल में जो अवेलेबल वाटर था उसको आप ले रहे हो 100% एंड 98 से 99% आपने लॉस कर दिया. तो मतलब क्या हुआ? आपने लिया क्यों? जैसे हम लोग देखते हैं जल ही जीवन है, पानी का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए, वाटर टैप ओपन करके नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है. ये सब हम लोग सोशल स्टडी, सोशल छोटे क्लास में पढ़ते आए हो, जनरल अवेयरनेस में. तो यहाँ वाटर क्या क्या कर रहा है? प्लांट तो अच्छा खासा लॉस कर दे रहा है. 100% में 98% तो उसने लॉस कर दिया. तो फालतू की मैकेनिज्म हो गई नहीं, लेकिन वो प्लांट के लिए जरूरी है क्योंकि हमारे प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं. हमें गर्मी लगी, हम मूव करके घर में आ गए. अब जस्ट आप सपोज करो कि आपके गमले के सारे प्लांट, फ्लावर पॉट, अगल बगल जो आपको रोड पे दिख रहे हो वो सब प्लांट घुसने लगे घर में कि भाई बहुत बाहर धूप है, अब हमें इस हवेली में जाना है, हमारा साइज इतना हमारे लिए बनाओ. तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीजें हो पाए. और वो एक जगह पे खड़े हैं और उनको इस टेम्परेचर, इस वेदर को खड़े खड़े ही जितना उनकी लाइफ है वो देखते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज अ नेसेसरी एविल, क्योंकि ये उनका कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा. जिस तरीके से आप गर्मी पड़ने पे एसी ऑन करते हो वो नहीं कर सकते, आप फैन चला रहे हो वो नहीं कर सकते हैं. और आप इस कंडीशन में अगर सरवाइव कर रहे हो और आपको फैन और एसी की सुविधा नहीं मिल रही है तो उस टाइम आपके बॉडी से स्वेटिंग होती है. ठीक है. पसीने के फॉर्म में निकलता है वाटर. तो वो स्वेटिंग पे जब आप देखो दैट इज द कूलिंग मैकेनिज्म. उसको आप कैसे फील कर सकते हो? अब आपके ऊपर हवा, अगर बाहर की भी हवा लग रही होगी, आप स्कूटी वगैरह पे बैठ के जा रहे हो और आपको पसीना हो रखा था तो उसपे आपको एक ठंडक सी फील होगी. दैट इज द नेचुरल फिनोमेनन. ठीक. और वही चीज प्लांट क्या कर रहे हैं? इवेपोरेशन के फॉर्म में, और उनका सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट हो रहा है और इंटरनली तो ट्रांसपोर्टेशन और जो लेयर और जो आपकी लिविंग सेल्स है उन सबके चारों तरफ एक इंसुलेटर की तरह ये वर्क कर. समझ में आया? तो दैट्स व्हाई इट इज अ नेसेसरी एविल. इतना अगर वो लॉस नहीं करेंगे तो जो हम उनसे बैठे बैठाए ऑक्सीजन ले रहे हैं और ग्लूकोज ले रहे हैं, जिसपे हम सारी पूरी अर्थ के लोग डिपेंडेंट हैं, अगर आप इसमें एनारोबिक को सिर्फ छोड़ दो तो वो फूड के लिए ऑर्गेनिक पे डिपेंडेंट है, भले ही ऑक्सीजन उन्हें नहीं चाहिए. तो कैसे भी कर लो, केमोसिंथेटिक की बात कर लो या फोटोसिंथेटिक की बात कर लो, कहीं ना कहीं हर कोई इन पे डिपेंड. ठीक है. फोटोसिंथेटिक खुद ही आ गए, लेकिन छोटे प्लांट, बड़े प्लांट सब एक दूसरे पे
डिपेंडेंट होके ही चल रही है, उनकी लाइफ चल रही है, और इस लाइफ को जो हम लोग इन पर डिपेंडेंट है बेसिकली, वो उसके लिए ये जरूरी है कि वो वाटर को लॉस करते रहे और खड़े रहे। ठीक है, अदरवाइज हमें सीधी सी बात पता है कि ऑक्सीजन की कमी। द लॉस ऑफ वाटर इज सो लार्ज एट दैट इट रिड्यूसेस वाटर लेवल इन द सॉइल। Clear? But transpiration is said to be necessary for water and mineral absorption. अब जो भी 2% भी यूज हो रहा है, 1 से 2% जो यूज हो रहा है, वो भी तो जरूरी है हमें, उसके थ्रू ही मिनरल आ रहा है। प्लांट के अंदर ऐसी कोई फिनोमिना नहीं चल रही है, ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चल रही है जिससे वो विटामिन मिनरल्स को बनाने में। क्लियर? हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, बाकी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। Ascent of sap and lowering of temperature, that's why it is said to be a necessary event. Clear? अब एक वर्ड होता है बेटा, बहुत आप सुनोगे इसको भी फिजिक्स में, फ्लक्स। फ्लक्स, ठीक है। एक यूनिट एरिया में, आप यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में दो चीज में दो वेरिएशन देखो, उसी चीज का वेरिएशन देखोगे, स्मॉल चेंज, दैट इज नोन एज फ्लक्स। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक देखोगे तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जस्ट जो चेंजेस हैं, तो वेपर, कितना वेपर कितनी देर में निकल रहा है, दैट इज द वेपर फ्लक्स। लिक्विड फ्लक्स, कितना वाटर का इनटेक हुआ एक यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से जो आ रहा है वाटर का इनटेक, उसमें कितना डिफरेंस है, दैट इज फ्लक्स। लिक्विड फ्लक्स, वेपर कितना वेपराइज्ड हो रहा है, दैट इज वेपर फ्लक्स। तो जस्ट आप ध्यान रखना कि फ्लक्स वर्ड से भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखना है जो चेंज। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर, स्टोमेटल। एनाटॉमी एकदम अच्छे से पढ़ी है, सब चीज आपकी पढ़ी हुई है, इसलिए हम फास्ट पढ़ाएंगे, जस्ट आप सुनते जाओ। क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है, मतलब सरफेस से हो रहा है, जहां जहां क्यूटिकल प्रेजेंट है वहां से हो रहा है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे थिन क्यूटिकल होगी तो ज्यादा तेज ट्रांसपैरेशन होगा, थिक क्यूटिकल होगा तो या तो नहीं होगा, या तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन का कम हो जाएगा। लेंटिकुलर, सबको याद होगा, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, हम कुछ पूछ नहीं रहे क्योंकि टाइम जाए। सेकेंडरी ग्रोथ में जो सेकेंडरी डिवीजन की ग्रोथ की वजह से विड्थ बढ़ी है और एपिडर्मिस का रप्चर हुआ, उसके बाद सेल सरफेस पे, एपिडर्मल सरफेस पे आपकी लेंस जैसे स्ट्रक्चर बन गए थे जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। क्लियर? उन लेंटिसेस के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होगा, जो इवेपोरेशन होगा, उस इवेपोरेशन को, वाटर इवेपोरेशन को बोलेंगे ट्रांसपैरेशन। क्लियर? गैसेस एक्सचेंज डिफरेंट फिनोमेना, वाटर इवेपोरेशन इज ट्रांसपैरेशन। फिर जो मेजर है, जो जगत जाहिर है, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज द स्टोमेटा। ओपनिंग के थ्रू, किसी ओपनिंग के थ्रू अगर वाटर इवेपोरेट हो रहा है, दैट इज स्टोमेटा। क्लियर? स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन, about 85 to 90% transpiration occurs through the stomata, which are mostly present on leaves. सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये लीफ पे प्रेजेंट होंगे। ट्राइकोम अगर आपके वाइडर लेंथ का होगा, जो हेयर्स प्रेजेंट है स्टेम पे जिन प्लांट्स में, वहां पे भी स्टोमेटा हो सकते हैं। कुछ सॉफ्ट स्टेम्स होती है, वहां पे भी स्टोमेटा हो सकते हैं, बट दिस इज द ब्रॉडली फीचर ऑफ लीव्स। क्लियर? अब हमें सब याद है स्टोमेटा, जैसे आप लीफ को देखो, लीफ को मैग्नीफाई करें तो इस मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देखें तो एक हमें एपिडर्मल लेयर पे ओपनिंग दिख रही है, तो इट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में भी बताया था मैंने, ठीक है, जो ओपन है, जो कोर है। तो स्टोमेटा इज बेसिकली गार्ड सेल प्लस स्टोमेट, स्टोमा सॉरी, ठीक है, इज नोन एज स्टोमेटा। ठीक, सब पढ़ाया हुआ है, इसमें फास्ट चल रहे हैं, तो भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो रुक के पूछ सकते। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, वाटर और ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करेगा, और गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो यहाँ पे सेलुलर सॉरी फोटोसिंथेसिस भी आपकी चलेगी, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो भी चलेगा। ठीक, तो जो मैकेनिज्म है वो सब यहाँ पे होगा, अलॉन्ग विद जो हमें मेन फोकस करना है, दैट इज द ट्रांसपायरेशन, वाटर का इवेपोरेट होगा। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन,
A small fraction of transpiration takes place from the general surface of the aerial part where cuticle layer is present. It is generally 3 to 9%. अब परसेंटेज ध्यान में रख के चलना कि कितना हमने बताया स्टोमेटा, कितना बताया हमने क्यूटिकुलर, कितना बता दिया हमने लेंटिसिस. मैक्सिमम अप टू 40%. जहां पे बहुत थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होगी वहां पे आपका 40% तक ट्रांसपायरेशन में वो रोल प्ले करेगा. सीधा सा फंडामेंटल है बेटा उसका, थिन क्यूटिकल, थिन बैरियर. ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट, ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट, ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाटर इधर से ज्यादा इवेपोरेट होगा. इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये तुम लोग रिवाइज करो कि थिन क्यूटिकल कहाँ होता है, थिक क्यूटिकल कहाँ होता है, उसमें स्टोमेटा की क्या कंडीशन रहेगी, सब पढ़ाया हो. जितना आता जा रहा है वो बस सुनते चलो. क्यूटिकल यहाँ लेयर हमें दिख रहा है, ये इमेज पहले भी देखे हुए. अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, थिक क्यूटिकल एंड यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिख रही है, स्टोमेटा की ओपनिंग. फिर आपको स्पॉन्जिन पैरेन्काइमा बताया था, पहले सेट पैरेन्काइमा बताया था, मेसोफिल. क्लियर? वही हो गया. यहाँ पे आपको वेस्कुलर बंडल की सप्लाई दिख रही है. वेस्कुलर बंडल इस तरीके से आ रहा है, ये नियर बाय डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ यूटिलाइज होगा. और यहाँ पे जो कैविटी बन रही है, स्टोमेटल कैविटी बन रही है, यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा. यही तो मैकेनिज्म चल रही है. ठीक, तो ये वाला हो गया आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन. अगर सरफेस से होगा क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन, एंड स्टोमेटा से होगा तो स्टोमेटा. लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन, some water is lost through the lenticels which are present on the woody stem. woody stem मतलब secondary growth. ठीक है, it is generally 0.1 to 1%. क्योंकि हमें पता है जो भी वो आपका सेकेंडरी होगा उसमें भी मेजर रोल प्ले कर रहा होगा लीफ. अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आया था कि लेंटिसल्स का मेन फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज या ट्रांसपायरेशन. वहां पे जिन्होंने मेरे से क्वेरी की थी तो मैंने बताया था लेंटिसल्स ट्रांसपायरेशन कर रहा है, लेकिन आपको लेंटिसल्स आया क्यों, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है. लेंटिसल्स आया था गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या हो गया उसका, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन. ये व्हाइट व्हाइट से स्पॉट जो से स्ट्रक्चर जो दिख रहा है दैट इज लेंटिसल्स. फ्रूट्स में भी होगा, लीफ में नहीं होगा. बाकी फ्रूट में नहीं होगा, लीफ में, फ्रूट में भी हो सकता है, लीफ में नहीं होगा, फ्रूट में हो सकता है, लीफ में नहीं होगा, फ्लावर में नहीं होगा. और बहुत बड़े बड़े जैसे रेप्लिशिया के फ्लावर होते हैं जो कई साल तक एकदम थिक वाले होते हैं वहां पे भी होता है. तो जहां पे गैसेस एक्सचेंज की प्रॉब्लम आएगी वहां पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर? सेकेंडरी ग्रोथ वाले रूट्स में भी हो जाएगा. ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीव्स, फोलियर ट्रांसपायरेशन. अब फोलिएज वर्ड याद हो, फोलिएज मॉर्फोलॉजी में भी बताया हुआ है. फोलिएज वर्ड आया था मतलब लीफ का लैमिना. ठीक, जो ये आप ये पार्ट देखिएगा दैट इज फोलियो लैमिना. ठीक, फोलियर ट्रांसपायरेशन इंक्लूड्स बोथ स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर. अब ये क्वेश्चन है, अब इसको गलत करके आ जाते हैं बच्चे. स्टोमेटा से तो सिर्फ नहीं होगा ना बेटा. फिर वही बात है, जिस लीफ की थिन क्यूटिकल है वहां पे वाटर, वहां पे टेम्परेचर का असर होगा अंदर की तरफ. और जब टेम्परेचर अंदर इफेक्ट कर रहा है तो वाटर बाहर की तरफ वहां से इवेपोरेट